है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में हम आपको खबरें तो दिखाते ही हैं, साथ ही साथ आपको ये भी संदेश देते हैं कि देखिए आप भी अपने फिटनेस का ख्याल रखिए, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। जी हां, आज जो है देश के उपराष्ट्रपति पद पे चुनाव जो है वो होना है और दो कैंडिडेट आमने सामने हैं। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। तो आपको बता दें, जो समय रहेगा वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहने वाला है और ऐसे में शाम 6 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और इंडी के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, तो वहीं इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी हैं। आपको बता दें कि देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए आज चुनाव होने जा रहा है, तो यानी कि बड़ा दिन आज माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने ही आज एक बार फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन जो है आमने सामने होने वाला है। हालांकि एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति जो है एनडीए की मजबूत है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष देखें तो विपक्ष बार बार कह रहा है कि वो एकजुट है और इस बार उनका कैंडिडेट जो है वो उपराष्ट्रपति पद पर बैठेगा। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने ही सही, लेकिन आज एक बार फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने नजर आने वाले हैं। दोनों ही तरफ से सांसदों को व्हिप जारी किया गया है ताकि वो अपने मत का इस्तेमाल करें। आंकड़ों में तो एनडीए के उम्मीदवार काफी आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इंडिया गठबंधन की टक्कर कैसे रहती है। ये देखने वाला मुकाबला होने वाला है। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन, आज हो जाएगा फैसला। सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच कड़ा मुकाबला। एनडीए और इंडी गठबंधन एक बार फिर आमने सामने। देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन के कमरे F101 वसुधा में मतदान होगा। शाम 6 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। एनडीए ने जहां सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक ने सुदर्शन रेड्डी पर दांव खेला है। राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो वहीं सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। इन चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ओर से क्रॉस वोटिंग के दावे हो रहे हैं, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सांसद हैं। दोनों सदनों के कुल 781 सदस्य हैं। जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को 391 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इसी बीच नवीन पटनायक की बीजेडी, चंद्रशेखर राव की बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल ने मतदान से अलग रहने की घोषणा कर दी है, जिससे जीत के आंकड़े में थोड़ा फेरबदल होगा। इन तीन पार्टियों के मिलाकर 12 सदस्य संसद में मौजूद है। अब सांसदों की संख्या 669 ही रह गई। जीत के लिए राधाकृष्णन या सुदर्शन को सिर्फ 385 सांसदों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास दोनों सदनों में कुल 425 सांसद मौजूद हैं। इसके साथ ही वाईएसआर ने भी एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को समर्थन दिया है। एनडीए के पास 436 सांसद के वोट होंगे। आंकड़ों में देखा जाए तो एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो 324 वोट ही हैं, मतलब जीत के लिए 112 वोटों का अंतर है। इसके अलावा 7 सांसद निर्दलीय हैं, जिन्होंने अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया है। बहरहाल यदि विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में कुछ क्रॉस वोटिंग भी होती है, तब भी जीत काफी दूर नजर आ रही है। और देश में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हिमाचल और पंजाब के दौरे पर आज रहने वाले हैं। हिमाचल में जो जगह भूस्खलन की वजह से ज्यादा प्रभावित है, वहां हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वहीं पंजाब में किसानों से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में जितने भी लोग हैं बाढ़ से प्रभावित, उन सभी से मुलाकात करने वाले हैं। कांगड़ा और गुरदासपुर में भी बाढ़ प्रभावितों से मिलने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और अफसरों से भी बातचीत करने वाले हैं, ताकि जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा जायजा लिया जा सके। तो आपको खबर बताते हैं पंजाब से जुड़ी हुई कि वहां पर बाढ़ की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ बारिश में मरने वालों की जो संख्या है वो 51 तक अब पहुंच चुकी है।
पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2000 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। खासकर कई जिले जो है 23 से ज्यादा जिले बताए जा रहे हैं पंजाब के कि इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। हाल सबसे बुरा जो है वो पंजाब का है। लोगों के घर बार फसलें सब कुछ डूब चुकी है और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे तो एक बड़े राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। पंजाब में बाढ़ से हर तरफ त्राहिमाम, तबाही का मंजर, आपदा भयंकर। पंजाब में इस समय भारी तबाही का मंजर है। लोग बेघर हो गए हैं, उनके आशियाने उजड़ गए हैं। विनाशकारी बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जबकि 1,84,938 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। एनडीआरएफ, बीएसएफ, सेना, पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें लगातार राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों और मौसमी नालों के उफान के चलते भयावह स्थिति बनी हुई है। सड़क, मकान, फसल सब कुछ पानी में समा गया है। गुरदासपुर में सैकड़ों एकड़ की फसल अभी भी पानी में डूबी हुई है। घरों में अंदर पानी घुसा है, जिस वजह से लोगों का सामान तक डूब गया है। गुरदासपुर में अभी भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। खेतों में कई फीट पानी अभी भी भरा हुआ है और पानी इतना ज्यादा है कि वो ऊंचाई पर सड़क के आर पार बह रहा है। इस वक्त हम देखिए एक सड़क पर है और पानी खेतों से होता हुआ इस सड़क के ऊपर से बह रहा है और इतनी तेज धार है। आप तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कई घर हैं जिनमें से पानी अब उतर चुका है, लेकिन गांव के आसपास पानी अभी भी बना हुआ है। बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। ये जो बाढ़ प्रभावित इलाके उनमें अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर घरों में यही स्थिति है। घर के अंदर मलबा है, पानी निकलने के बाद कीचड़ है, सामान जो था वो सब बर्बाद हो चुका है। किसी तरीके से सामान को बचाने की यहाँ पर जरूर कोशिश की गई है। आप देखिए किस तरीके से सामान को ढक कर रखा गया है, लेकिन नीचे देखेंगे और पानी कितना होगा इसका एक निशान आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये निशान आप देख सकते हैं अगर तस्वीरों में, तो यहाँ तक पानी था। यानी कि आज पीएम मोदी खुद पंजाब के दौरे पर जाने वाले हैं और वहां के हालात को देखेंगे। लगातार पंजाब को मदद पहुंचाई जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र की तरफ से पंजाब को बड़ा राहत पैकेज दिया जा सकता है। इस वक्त बाढ़ बारिश का कहर देश के आधा से ज्यादा राज्यों में देखने को मिल रहा है। गुजरात भी उसमें से एक है। पंजाब के बाद गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हालात बेहद खराब है। खेत खलिहान सब कुछ पानी में जलमग्न हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि साबरमती नदी भी इस वक्त उफान पर है और उसका विस्तार डराने वाला है, जिसकी वजह से जितने भी निचले इलाके हैं वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और ऐसे में राहत मिलती हुई उन्हें नजर नहीं आ रही। आप ये रिपोर्ट देखिए। साबरमती बनी समंदर, लहरों का बवंडर। बारिश और बाढ़ से गुजरात भी बेहाल। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हुआ है। नदियों के किनारे बसे गांव डूब गए हैं। अभी गुजरात में बारिश तो रुक गई है, लेकिन उत्तर गुजरात और राजस्थान से आ रहे पानी ने हालात बिगाड़ दिए। पूरा गांव में ये गांव साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जिस तरह से साबरमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, उसके बाद नदी के किनारे बसे हुए गांव में कुछ इसी तरह से बुरा हाल है। आप देखिए सामने से जो पैदल चलकर आ रहे हैं उनके कहाँ तक पानी भरा हुआ है। घर हो, कमरे हो या फिर गार्डन हो, पूरी तरह से हर चीज इस वक्त जलमग्न हो चुकी है। बारिश और बाढ़ से हालात नाजुक बने हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब देखना है कि आखिर गुजरात में हालात कब सामान्य होते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। योगी की पुलिस ऐसे दरिंदों को चुन चुनकर अपने रडार पर लेकर आ रही है जो छुप के धर्मांतरण का काम करते हैं, यानी कि दबाव बनाते हैं धर्मांतरण का। अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल धर्म छिपाकर पहले तो ये दोस्ती करते हैं, प्रेम के जाल में फंसाते हैं, कई बार संबंध भी बनाते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर दबाव बनाते हैं निकाह का या धर्म परिवर्तन करने का। बरेली से दरअसल एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जब धर्म छिपाकर हिंदू युवती से दोस्ती की गई, उस पर निकाह का जब दबाव डाला गया और युवती को जब पता चला कि ये किसी दूसरे समुदाय का है, उसने दूरी बनाई। फिर इसने क्या किया इस शख्स ने, देखिए जरा।
आजमगढ़ में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। ग्रामीणों ने संदिग्ध को पकड़ा, निकाला जुलूस। भीड़ का ये गुस्सा यूं ही नहीं फूटा। जिस युवक को पकड़कर उसका जुलूस निकाला जा रहा है, उस पर धर्मांतरण कराने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। युवक का नाम सईद है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से इस शख्स की शिकायत मिल रही थी। लोगों ने योजना बनाकर आरोपी को पकड़ा और फिर उसकी धुनाई कर दी और उसका मोहल्ले में जुलूस निकालने के बाद पुलिस को सौंप दिया। कई दिनों से, विगत दिनों से सूचना मिल रही थी कि इसके द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। कहाँ का रहने वाला है? हमें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि इसका नाम नहीं जानता हूँ। इसका घर सीतापुर रहने वाला है। इसके साथ करीब 20 से 25 लोग, 25-30 लोग वहाँ रहते हैं जो फेरी का कार्य करते हैं। गांव में बाला फुफला के एक बाबा हैं, वो अजैती करते हैं, सुखैती करते हैं। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया जिसमें धर्मांतरण का प्रकरण प्रतीत हो रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच क्षेत्राधिकारी उड़नपुर एवं एसओ कप्तानगंज द्वारा की जा रही है। संबंधित अभियुक्त को सईद नाम का, जो सीतापुर का रहने वाला, उसको हिरासत में भी ले लिया गया है। इधर बरेली में महिला से मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी रियान को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने धर्म छिपाकर दोस्ती की थी। जानकारी मिलने के बाद महिला ने दूरी बनानी चाही तो आरोपी उसे धमकाने लगा था। थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा मुख्य अभियुक्त रैयान उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसकी निशानदेही पर आला जुर्म लोहे की रॉड बरामद कर ली गई है। थाना हाजा पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा इस संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। एक वर्ग विशेष की तरफ से जिस तरह से गजबाए हिंद छेड़ा गया है, उसके खिलाफ योगी की पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि उनके नापाक मंसूबे कामयाब न हो पाएं। देश भर में गणपति की शोभा यात्रा और झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में पूरा देश इस वक्त आस्था में डूबा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो गणेश विसर्जन के दौरान, गणपति की यात्रा के दौरान उन्होंने पथराव किया है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सर। गणेश विसर्जन पर पथराव, एक्शन की मांग, इलाके में तनाव। बीच सड़क धरने पर बैठे नारेबाजी कर रहे हिंदू संगठन के ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें भोपाल की हैं। आक्रोशित हिंदू संगठन के लोग गौतम नगर थाने के सामने डीआईजी बंगलों पर धरने पर बैठ गए और एक्शन की मांग करने लगे। दरअसल ये लोग गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही इनकी यात्रा एक मस्जिद के पास से गुजरी तो शोभा यात्रा पर वहां से पथराव हो गया, जिससे गणपति की प्रतिमा खंडित हो गई। इस घटना के बाद जुलूस में शामिल महिला और पुरुष आक्रोशित हो गए और एक्शन की मांग को लेकर वहीं धरने पर बैठ गए। हमारी जागीर निशादपुरे से आ रही थी, आरिफ नगर के पास मस्जिद के पास कुछ लोगों ने हमारी जागीर पत्थर मारे, जिससे हमारे गणेश जी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसलिए हम धरने पर बैठे, हमें इंसाफ चाहिए। अब वो आके माफी मांगे हमसे, सजा मिलनी चाहिए, माफी मांगे। हमारे पैरों में गिर के वो, हमने किसी का नुकसान नहीं करा, उनने हमारा नुकसान क्यों करा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पथराव में गणपति की प्रतिमा का हाथ टूट गया। हाथ के पास पत्थर का एक टुकड़ा भी साफ देखा जा सकता है। इस दौरान हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी करते रहे। हालांकि पुलिस गुस्साए लोगों को शांत कराने के लिए उन्हें समझाती भी दिखी। हम आपको आश्वासन देते हैं कि बिल्कुल आपके कहे अनुसार ही हम कार्रवाई पहले भी हमने की है और अभी भी करेंगे, लेकिन ये विश्वास वाली बात है, इसके लिए आपको हम पर विश्वास करना पड़ेगा। और जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, देखिए ये तो भीड़ तंत्र है। भीड़ तंत्र में फिर अगर इससे वही वाली बात होती है कि कुछ प्रमुख लोगों के कहने पर अगर मान लीजिए कोई अगर ऐसी घटना हो जाती है तो अभी भी जवाबदारी किसकी होगी। गणेश जुलूस पर पथराव
की घटना से हिंदू समाज आग बबूला है और एक्शन की मांग कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि किसी को भला किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से कौन सी खुशी मिलती है। आखिर कौन है वो लोग जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं और ऐसे लोगों पर पुलिस क्या कठोर कार्रवाई करेगी। वो कहते हैं ना, जिद करना या जिद्दी होना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, कभी कभी आप कुछ अच्छी चीजों के लिए अगर जिद करें तो अलग बात है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे जिद कुछ लोग कर बैठते हैं जिसे पूरा करना किसी के बस की बात नहीं होती है। और ऐसा ही हुआ है। एक युवक टावर के ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाद में पूरा ड्रामा क्रिएट कर देता है। गांव वाले वहां खड़े रहते हैं, घंटों तक देखते हैं कि ये युवक कर क्या रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है। उससे विन्नतें करते हैं कि भैया नीचे आ जाओ, लेकिन नीचे आने को वो तैयार नहीं है। देखिए आप रिपोर्ट। 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़े इस युवक के हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने पूरा गांव जुटा है। दरअसल ये मामला यूपी के फतेहपुर के तालिबपुर गांव का है, जहां ये सन की युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पकड़कर बैठ गया और जमकर हंगामा काटा। दावा है कि 22 साल के रवि ने यह ड्रामा शराब के नशे में धुत होकर किया। घंटों तक चले इस ड्रामे को पूरा गांव तमाशबीन बनकर देखता रहा। बाद में 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने जैसे तैसे समझा बुझाकर सन की आशिक को नीचे उतारा। फिलहाल युवक पर केस दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। काशी विश्वनाथ एक ऐसी जगह है जहां पर जितनी भी बार जाया जाए उतना कम लगता है और वहां जाकर बहुत ज्यादा शांति मिलती है। और रकुलप्रीत भी वहां पर पहुंची है। बाबा विश्वनाथ के न सिर्फ दर्शन किए हैं, गंगा आरती में वो शामिल भी हुई हैं। और यकीन मानिए, जैसा श्रुतिका कह रही थी ना, जब वहां पर आप पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे ना, तो आप भी आनंदित महसूस करेंगे, जैसा कि रकुल कर रही थी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। बॉलीवुड अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह सोमवार को वाराणसी पहुंची और विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में शामिल हुई। रकुलप्रीत ने मां गंगा की वैदिक रीति से आरती और पूजा की। कुछ देर हाथ जोड़कर अपने मन की मनोकामनाएं मां गंगा के सामने व्यक्त की। पूरी तरह भाव विभोर रकुलप्रीत ने आरती का आनंद लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने रकुल को घेर लिया और सेल्फी भी ली। दरअसल गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती इन दिनों दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के ऑफिस की छत पर हो रही है। रकुल ने काशी आते ही सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। उसके बाद कई और मंदिरों में भी दर्शन पूजन किया। रकुलप्रीत ने बताया कि उन्हें काशी आकर काफी शांति मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी पहली बार है काशी में आना और इतनी अच्छा अंदर दर्शन हुआ और भगवान ने बुलाया तो यहाँ आए तो बहुत अच्छा। अंदर आपने कॉरिडोर भी घुमा तो प्रधानमंत्री के सौंदर्य क्षेत्र कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या दोबारा आने की उम्मीद है? जी, बस भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। नवंबर 2025 में रकुलप्रीत सिंह की फिल्म दे दे प्यार दे पार्ट 2 रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं और इसी फिल्म की सफलता के लिए बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगा आरती में शामिल हुई। हालांकि बाढ़ की वजह से नाव में बैठने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। लगा था कि बाढ़ बारिश से थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि यूपी में भी मौसम पलटने वाला है। सबको बता दें कि मॉनसून कमजोर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। 56 जिलों में 76 घंटे के लिए अलर्ट यूपी में जारी कर दिया गया है। कौन कौन से वो जिले हैं, आपको दिखाते हैं। एक तरफ भारी बारिश के कारण यूपी में पूरब से पश्चिम तक बाढ़ का कहर है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसून कमजोर पड़ने की जगह और मजबूत हो रहा है। मौसम विभाग ने 56 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही बारिश के कारण बिजली गिरने का भी अलर्ट दिया है। मौसम विभाग ने अगले 76 घंटे मानसून के लिए खतरनाक बताए हैं। उसका कहना है कि 11 सितंबर से मानसून की ट्रफ लाइन दोबारा उत्तर भारत की तरफ लौट रही है। कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के तकरीबन 22 जिले ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण के सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी में भी गर्जना के साथ भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के कई जिलों में भी भारी बारिश होगी, जिससे उत्तर प्रदेश की नदियों में भारी बाढ़ देखने को मिल सकती है। आप लोग ताजमहल कभी ना कभी जरूर गए होंगे, आप भी गई होंगी। और इस बार लेकिन जो तस्वीरें ताजमहल से सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं।
दरअसल यमुना इस वक्त उफान पर है और अपने रौद्र रूप में यमुना जो है वो ताजमहल के करीब पहुंच चुकी है। यमुना का पानी देखा जा सकता है। अगर ताजमहल आप देखने जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से यमुना अपने रौद्र रूप में है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। मोहब्बत की निशानी तक पहुंच गया है यमुना का पानी। तस्वीरें आगरा की हैं, जहां उफनती यमुना ताजमहल की दीवार को छूने लगी है। यमुना लगातार उफन रही है और पानी ताजमहल के आसपास के पार्क और सेल्फी पॉइंट में घुसता जा रहा है। टूरिस्ट भी मायूस होकर लौट रहे हैं क्योंकि ताजमहल के पार्कों के अंदर पानी भर चुका है, जिसके चलते पार्क और ताज व्यू पॉइंट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ताजमहल के पश्चिमी एंट्री गेट पर और दीवारों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। मेहताब बाग में टिकट विंडो सीढ़ियों पर पानी बह रहा है। यमुना किनारे बने व्यू पॉइंट के ऊपर से यमुना की धारा बह रही है। अक्सर जो लोग ताजमहल के अंदर नहीं जा पाते हैं वो ताज व्यू पॉइंट से ताजमहल को निहारते हैं, लेकिन फिलहाल इन व्यू पॉइंट्स पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। ताजमहल देखने आए पर्यटक यमुना के इस रौद्र रूप को भी कैमरे में कैद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि साल 1978 के बाद ये दूसरा मौका है जब यमुना इस तरह अपनी हदें लांघकर ताजमहल तक पहुंच गई हैं। आगरा के लोगों का कहना है कि यमुना में बाढ़ के इन हालातों ने साल 1978 की यादें ताजा कर दी हैं। तब सड़कों पर इतना पानी था कि प्रशासन ने स्टीमर चलवाए थे। यमुना का रौद्र रूप आगरा के लोग देख सहमे हुए हैं। यमुना का पानी सिर्फ ताजमहल तक नहीं पहुंचा बल्कि दशहरा घाट भी पूरी तरह डूब चुका है। यमुना किनारे बसे गांव, कॉलोनियों और बस्तियों में कई फुट तक पानी भर गया है। श्रुतिका, ऐसा पहली दफा नहीं है कि ताजमहल तक यमुना का पानी ऐसे पहुंचा हो। 1978 की याद लोगों की ताजा हो गई है। जो उस वक्त मौजूद थे वो भी बताते हैं कि हालात ऐसे ही बने थे। लेकिन देखिए ना, सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या कर रहा है कि मानो ताजमहल डूबने वाला है। और ऐसे में इन दावों की सच्चाई क्या है ये हम आपको अगली पूरी खबर में समझाने वाले हैं, क्योंकि ताजमहल अपनी नायाब इंजीनियरिंग के लिए एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में इन दावों की कितनी सच्चाई है, जल्दी से जाकर जान लीजिए। ताजमहल में घुसा यमुना का पानी, क्या डूब जाएगी मोहब्बत की निशानी? ऐसा पहली बार नहीं है कि यमुना के पानी ने पहली बार ताजमहल की दीवारों को छुआ हो। आगरा में पहले भी यमुना का पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंचा, लेकिन यमुना की ये बाढ़ इस ऐतिहासिक इमारत का कुछ न बिगाड़ सकी, जिसकी वजह है शाहजहां के समय की इंजीनियरिंग और खास तौर पर तैयार की गई ताजमहल की बुनियाद। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों यमुना की बाढ़ ताजमहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ताजमहल की नींव में खास लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। महोगनी और आबनूस की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। महोगनी और आबनूस की लकड़ी भीगती नहीं है, ना भीगने की वजह से ये खराब भी नहीं होती। शाहजहां ने ताजमहल के पास 42 कुएं बनवाए थे। ये सभी कुएं ताजमहल को बाढ़ से बचाते हैं। तो वहीं ऊंचे चबूतरे पर ताजमहल का मुख्य मकबरा बना है जो उसे पानी से बचाता है। हालांकि इन सब के बावजूद सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है कि यमुना की बाढ़ ताजमहल को ले डूबेगी। हालांकि शाहजहां के समय की इंजीनियरिंग की खासियत की वजह से ऐसा होना संभव नहीं लगता, क्योंकि 1978 और 2010 में भी यमुना का पानी ताज की दीवारों तक पहुंचा था, लेकिन ताजमहल को कोई खतरा नहीं पहुंचा, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण में बाढ़, तूफान और कटाव से बचने के लिए विशेष ध्यान दिया था, जिसने ताजमहल की नींव को करीब 400 सालों से आज तक मजबूती से संभाला हुआ है। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले ही मदरसे जो हैं वो चल सकेंगे। तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारी सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है और उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि जो भी मदरसे सरकारी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा रहे हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा, यानी उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें, उधम सिंह नगर में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये बयान दिया गया है। अब देखिए रिपोर्ट। सख्त दंगारोधी कानून लागू किया, वहीं लैंड जिहाद, लफ्ज जिहाद और सूख जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। और इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे अब संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारे
सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।